हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विशाल पाठशाला 10th साइंस। और आज की टॉपिक जो है वो मैं आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब किरण आरेख किस प्रकार से खींची जाती है इसके बारे में बताऊंगा। और उसके साथ ही आज जो हम लोग चिन्ह परिपाटी जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, जिसे लेंस सूत्र के बारे में और संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं उनको बनाने के लिए आवश्यक चिन्ह परिपाटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है, अर्थात जो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किरण आरेख खींचते हैं। तो उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखी जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब की साइज क्या होती है और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर यह सारणी दी गई है। इस सारणी में हम देख सकते हैं कि बिंब के विभिन्न, इस सारणी पे अगर हम ध्यान दें तो हम यह देख सकते हैं इस सारणी में जो है विभिन्न स्थितियों में जो उत्तल लेंस में विभिन्न स्थिति पर जब वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहला स्थिति है जब अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है वो लेंस की दूसरी ओर फोकस F2 पर बनेगी। लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो फोकस, लेफ्ट साइड में F1 और राइट साइड में F2 लिखते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो F2 पर। और आकृति इसकी जो होगी, अर्थात प्रतिबिंब का साइज क्या होगी, तो अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होता है। और क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति अगर पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब जो है वो फोकस F2 पर प्राप्त होगी तथा ये अत्यधिक छोटी बिंदु के आकार की होगी प्रतिबिंब, और इसकी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा उल्टी। अर्थात मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जब भी कोई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनती है तो वो सदैव उल्टी होती है, तथा जब भी जो है वो आभासी प्रतिबिंब बनती है तो वो सदैव सीधी होती है। इसे आपको याद रखना है। अब दूसरी स्थिति जी कहाँ वस्तु को रखी जाए, तो दूसरी स्थिति है 2F1 पर, जिसे C1 भी हम लोग कहते हैं, वक्रता केंद्र। लेंसों में हम लोग C ना लेकर जो है F2F ही यूज करते हैं वक्रता केंद्र को दर्शाने के लिए। तो इसलिए 2F1 अर्थात वक्रता केंद्र पर है जब वस्तु, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी, तो यह ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब आपको F2 अर्थात फोकस दूरी और 2F2 अर्थात फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होगी, लेंस के दाएं भाग में। और प्रतिबिंब क्या आकार क्या होगा, इसकी साइज क्या होगी, तो यह जो है वस्तु की तुलना में या बिंब की तुलना में छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा उल्टा होगा। तीसरी स्थिति है जो 2F1 पर हो अर्थात वक्रता केंद्र पर हो। तो मैं दर्पण में आपको पढ़ाया हुआ था कि जब भी कोई वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र में होती है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो भी वक्रता केंद्र पर भी होता है। ठीक उसी प्रकार से लेंस में 2F1 अर्थात या वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है तो इसकी प्रतिबिंब भी कहाँ प्राप्त होगी, वक्रता केंद्र पर ही। तो वो 2F2 दूसरी तरफ, चूंकि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, तो 2F2 पर प्राप्त होगी। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, साइज क्या होगी, तो ये समान साइज की होगी, आप पहले भी पढ़े हैं दर्पण में। और प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा। अब जो है चौथा स्थिति, जब वस्तु कहाँ हो, F1 तथा 2F1 के बीच में हो, F1 तथा 2F1 के बीच में हो, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी, अनंत पर प्राप्त होगी। ठीक है। और सॉरी, ये ना
2f2 से परे 2f2 से परे प्राप्त होगी। f1 तथा 2f1 के बीच में हो तो 2f2 से परे यानी 2f2 के पीछे। और वह प्रतिबिंब की साइज या आकार क्या होगा तो वस्तु की तुलना में बड़ा होगा। विवर्धित मतलब बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब प्रकृति क्या होगी तो वास्तविक तथा उल्टा। अब जो है पांचवी स्थिति जो है वो f1 पर हो, फोकस पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी, अनंत पर है। आप देख सकते हैं जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब हमें फोकस पर प्राप्त हुई। अब जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी, अनंत पे प्राप्त होगी। अब इसकी आकृति क्या होगी तो ये असीमित रूप से काफ़ी बड़ा होगा, चूंकि अनंत पे बनने वाला प्रतिबिंब है तो काफ़ी बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। और ये क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब छठा स्थिति जो है वो फोकस f1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच अगर वस्तु रखी जाती है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी तो जिस और बीम हो लेंस के उसी और जो है आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अर्थात अगर यह लेंस है और बाईं ओर वस्तु है तो बनने वाला प्रतिबिंब भी बाईं ओर ही होगा। अच्छा, अब आकृति क्या होगी, आकृति अगर देखी जाए आकार क्या होगा तो ये भी बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा तथा आभासी तथा सीधा होगा। चूंकि देखिए ये आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तो उसी चीज़ को यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रतिबिंब किरण आरेख की ओर। इससे पहले जो है प्रतिबिंब किरण आरेख की ओर चलते हैं इसके, उसके बाद अवतल लेंस की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इससे पहले भी कुछ नियम थे, मैं आपको अवतल लेंस के बारे में ही पहले समझा देता हूँ, उसके बाद इसके नियमों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब किरण आरेख खींचना है, जिस प्रकार से हम लोगों ने उत्तल लेंस में पढ़ा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से। देखिए तो अवतल लेंस में भी स्थिति, बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और अपेक्षिक साइज क्या होगी। तो बिंब की स्थिति अर्थात वस्तु कहाँ हो, तो अवतल लेंस में अगर वस्तु अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी तो फोकस पर प्राप्त होगी। और यह कैसा होगा, प्रतिबिंब का साइज या आकार क्या होगा तो अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक छोटा। और क्या होगा यह तो बिंदु के आकार का होगा। चूंकि फोकस पर प्राप्त हो रहा है तो अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का प्राप्त होगा। और यह क्या होगा तो आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। अब दूसरी स्थिति अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच पर अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त होगी। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा तो यह छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी तो आभासी तथा सीधा होगा। आप अगर ध्यान दें तो दर्पण और लेंस में तो जस्ट उल्टे हो जाते हैं। जिस प्रकार से अवतल दर्पण में 6 केसेस होते थे, उत्तल दर्पण में 2 केस होते थे, वहीं लेंस में आने पर जो है उत्तल लेंस में 6 केस, अवतल लेंस में 2 केस हो जाते हैं। वहाँ पर आपने लोगों ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के 6 केस में 5 केस में जो है वास्तविक तथा उल्टी प्रतिबिंब प्राप्त होती है और एक छठे केस में जो है वो आभासी तथा सीधी प्रतिबिंब प्राप्त होती है। और जबकि यहाँ उत्तल लेंस में देखा जाए तो इसके 6 केसेस है, 5 केस, पहले 5 केसेस में जो है वो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टी प्राप्त होगी और छठे केस में जो है प्रतिबिंब आपको आभासी तथा सीधी प्राप्त होगी। और वहीं अगर उत्तल दर्पण की के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो सदैव क्या होता है, छोटा और आभासी होता है और सीधा होता है, छोटा, आभासी और सीधा होता है। ठीक उसी प्रकार से अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो छोटा, आभासी तथा सीधा होता है। अब हम लोग चलते हैं कुछ, जिस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा था प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने के लिए कुछ नियम थे दर्पण में, ठीक उसी प्रकार से लेंस में भी प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने के लिए कुछ नियम हैं, जिसे अगर आप अच्छे से याद रखें तो कोई भी प्रतिबिंब किरण आरेख खींचना आपके लिए काफ़ी सरल होता है। तो उस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला स्थिति आप देख सकते हैं कि पहली केस क्या है कि वस्तु आने वाली प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष की, जैसे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ एक उत्तल दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। यह पहला नियम जो उत्तल लेंस के लिए उपयोग होगा। और वहीं अवतल लेंस में अगर देखा जाए तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, यहाँ अपवर्तन था, अपवर्तन के
बाद जो है वह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि यह प्रकाश किरण आई है और अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद जो है वो इस ओर जा रही है। और अब अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, अगर हम इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रकाश किरण जो है वो इस फोकस से जा रही है। तो यह पहला नियम है, यह पहला नियम है। दूसरा नियम है कि दूसरा नियम देख सकते हैं, यह उत्तल लेंस है यहाँ पर हमारे सामने, और उत्तल लेंस में दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरे नियम पे हम लोग ध्यान दें तो दूसरा नियम है कि उत्तल लेंस में फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, यहाँ देखिए एक उत्तल लेंस है, ये फोकस से आ रही है प्रकाश की किरण, और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी अपवर्तन के बाद। यह दूसरा नियम है, वही नियम जो है अवतल लेंस में भी लागू होते हैं। उत्तल लेंस में जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी, और अवतल लेंस में जाती हुई प्रतीत होगी। ये आपको देखना है। तो हम देख सकते हैं कि यह जो है अवतल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है, यह आने वाली प्रकाश की किरण है। ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होकर, ये फोकस से आ रही हो ऐसा, और अपवर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। तो ये दूसरा नियम है। अब जो है वो तीसरे नियम की ओर हम लोग चलते हैं, और तीसरा नियम है कि यह उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। कोई भी प्रकाश किरण जब प्रकाशिक केंद्र, यहाँ प्रकाशिक केंद्र है O, जब भी कोई भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वो सीधा प्रकाशिक केंद्र से ही होकर गुजर जाती है। इसमें किसी भी तरह का अपवर्तन नहीं होता है। ये आपका जो है दोनों में लागू होता है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस। तो ये तीन नियम हैं। तीनों नियमों को एक बार हम फिर से देख लें। तो ये तीन नियम कौन कौन से हैं, अगर आप ध्यान दें तो तीनों इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पहला नियम दर्शाया गया है, ये पहला नियम है। यहाँ पर जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी, और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जो है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम, जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तथा लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी, यह दूसरा नियम। और इसमें जो है ऐसा लगेगा कि जो प्रकाश की किरण जो है उत्तल लेंस में आ रही थी वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर रही है। तीसरा नियम, जब भी कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरे तो वो सीधा स्ट्रेट वाइज गुजर जाती है। यह तीसरा नियम है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग ध्यान देंगे उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब किरण आरेख के संबंध में, किस प्रकार से प्रतिबिंब किरण आरेख आप लोगों को खींचना है आरेख की ओर। तो इसमें पहला नियम हम देख सकते हैं कि पहला नियम जो है, पहला और दूसरा दो नियमों को हम देखेंगे। पहला नियम है कि यह एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में हम देख सकते हैं कि बीच में एक उत्तल लेंस है। लेंस को दर्शाने के लिए M और N का उपयोग किया गया है। M N से लेंस को दर्शाया गया है। ये लेंस का द्वारक है, और ये जो हम देख रहे हैं ये बीच में मध्य में ये है प्रधान अक्ष, और कहिए मुख्य अक्ष हम इसे कह सकते हैं। अब हम ध्यान दें तो हम क्या देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि यह प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। मैंने अभी आपको नियम में बताया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी प्रकाश की किरणें जो है वो अपवर्तन के बाद जो है वो फोकस से होकर गुजर रही है। देखिए फोकस से गुजरी है, यह भी फोकस से होकर गुजरी है, यह भी फोकस से होकर, और यह भी फोकस से होकर गुजरी है। तो इस प्रकार से सभी अपवर्तित किरणें हम यहाँ देख सकते हैं कि सभी अपवर्तित किरणें, यहाँ एक अपवर्तित किरण, दूसरा अपवर्तित किरण, तीसरा, चौथा, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है इस बिंदु पर जो है अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही
है। और मैंने आपको बताया था जब भी अपवर्तित किरणें, जैसे दर्पण में बताया था कि परावर्तित किरणें जब स्वतः एक दूसरे को काटती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक उसी प्रकार से अपवर्तित किरणें अगर स्वतः एक दूसरे को काटती है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है। तो यहाँ पर अपवर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को काट रही है, अर्थात यहाँ फोकस पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है और यह वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक है तो यह उल्टा होगा। और दूसरी बात, यह फोकस में बन रही है, अर्थात ये वस्तु की तुलना में काफ़ी छोटा होगा। चूँकि एक ही बिंदु पर बन रही है फोकस पे ही, इसलिए वस्तु जो प्रतिबिंब की आकार होगा या साइज, वह बिंदु के साइज का होगा, बिंदु के आकार का होगा। अब हम लोग देख चलते हैं दूसरे फिगर की ओर। दूसरी स्थिति, वस्तु जब कहाँ हो, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है यह उत्तल लेंस है हमारे सामने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे जो है F लिखा हुआ है, फिर इधर U दर्शाया गया है, इधर V दर्शाया गया है। तो F जो है वो फोकस दूरी, और U जो है वो वस्तु की दूरी, और V जो है प्रतिबिंब की दूरी। आप ध्यान रखें, जो भी दूरी मापी जाती है लेंस में, वो प्रकाशिक केंद्र से और फोकस के बीच की दूरी मापी जाती है। प्रकाशिक केंद्र से ही सारी दूरियां मापी जाती है, चाहे वो वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस दूरी हो। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति में। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ के एक उत्तल लेंस है हमारे सामने। वस्तु कहाँ है, तो दूसरा केस जो था उत्तल लेंस का, वह जब वस्तु को 2f1 अर्थात वक्रता केंद्र के परे पीछे रखा जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ वस्तु वक्रता केंद्र, जिसे देखिए 2f1 और c1 से भी दर्शाया गया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। लेंस में ज़्यादातर हम लोग जो है 2f1 का ही उपयोग करते हैं। तो वस्तु यहाँ वक्रता केंद्र के परे है, अर्थात पीछे है। तो अभी हम लोगों ने प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने के लिए जो है वो 3 नियम पढ़े हुए थे। उसमें से इसमें हम 2 नियम क्या लागू कर रहे हैं कि एक के प्रकाश किरण जो है वो सदैव जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ले जाएंगे। और उस नियम के अनुसार क्या था कि अपवर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी या फोकस से होकर गुजर गई। अब दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि फोकस से होकर गुजरे तो समानांतर जाएगी, तो ऐसा हमने नहीं करेंगे, हम प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। फोकस से गुजारने पर की स्थिति अभी नहीं है। तो दूसरा जो प्रकाश किरण गुजरेगा वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगा, और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधी होकर निकल जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि इस स्थान पर जो है यह किरण एक दूसरे को काट रही, हम देख सकते हैं कि यह अपवर्तित किरण और यह प्रकाश यहाँ से आने वाली अपवर्तित किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर आई थी, तो एक दूसरे को इस स्थान पर काटती, इसलिए उस वस्तु का प्रतिबिंब इस स्थान पे मुख्य अक्ष और काटन बिंदु के मध्य बनता है। चूँकि वस्तु 2f1 से परे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो f2 और 2f2 के बीच में। यह हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। अब है प्रश्न प्रतिबिंब का साइज। तो जब 2f1 से परे हो और 2f2 के पहले अर्थात f2 और 2f2 के बीच में बन रही हो तो प्रतिबिंब क्या होगी, वस्तु की तुलना में छोटी होगी। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो मैंने आपको बताया जब भी अपवर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को काटे तो वह बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि स्वतः एक दूसरे को अपवर्तित किरणें काट रही हैं, इसलिए यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक हो तो प्रतिबिंब कैसी होगी, सीधी या उल्टी, तो उल्टी होगी। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टी, आभासी प्रतिबिंब सीधी। अब हम लोग चलते हैं अगले तीसरे की स्थिति की ओर। उत्तल लेंस में तीसरा स्थिति आप देख सकते हैं, यह एक उत्तल लेंस है हमारे सामने, जिसे mn से सूचित किया गया है, m और n। अब वस्तु की स्थिति कहाँ है तीसरी स्थिति में, तो 2f1 पर वक्रता केंद्र पर देखते हैं c1 यहाँ दर्शाया गया है और 2f1 भी, तो मैंने आपको अभी पीछे समझाया हुआ था। तो वस्तु कहाँ है, 2f1 पे है। तो प्रतिबिंब किरण आरेख खींचनी है, तो मैंने आपको बताया कि पहला जो किरण हम लोग खींचेंगे वो सदैव मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जाएंगे।
और वह जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी, तो फोकस से गुजर रही है। और दूसरा किरण आरेख कहाँ से गुजारना है आपको, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। तो हम देख सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। अब जहाँ ये एक दूसरे को काटे तो आप देख सकते हैं ठीक 2F2 के नीचे ये जो है ये काटन बिंदु बनी है। तो अर्थात ये जो दूरी होगी ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये काटन बिंदु के मध्य जो है ये प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब हो गया। अब जो है ये तो प्रतिबिंब का किरण आरेख हम लोगों ने खींच ली। अब जो है प्रश्न जो है समझना है हमें कि प्रकृति कैसी है इसकी, और प्रतिबिंब का आकार क्या है, स्थिति क्या है। तो स्थिति क्या है, जब वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो 2F2 पर प्राप्त हुआ है। अच्छा, अब आकार क्या है, तो 2F1 पे है और F2 पे बना है। तो अभी हम लोगों ने जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दूरी यहाँ मैं दूसरे कलर से लेता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। उसके साथ ही हमने बताया था आपको कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, तो ये पूरी दूरी इस पूरी दूरी के बराबर होगी। अर्थात 2O से 1 मिनट हम ध्यान दें कि अर्थात हम क्या देख सकते हैं कि O से 2F1 की दूरी जितनी है उतनी ही O से 2F2 की दूरी है। अर्थात जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान है तो प्रतिबिंब का आकार भी प्रतिबिंब का आकार भी वस्तु के आकार के बराबर होगा। यही तीसरा केस जो मैंने अभी आपको सारणी में बताया था कि जब भी वस्तु 2F1 अर्थात वक्रता केंद्र पर हो तो उसकी प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त होगी। आकार क्या होगा, तो वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं, तो बिंब के आकार के बराबर होगा। अब स्थिति क्या है, तो 2F2 पे। अब प्रकृति क्या है, तो हम देख सकते हैं कि अपवर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को काट रही है। अर्थात यहाँ जो प्रतिबिंब बना है वो क्या होगा, वास्तविक होगा। और हम देख सकते हैं कि यह क्या है, उल्टा है। चूँकि वस्तु की स्थिति ये है वो अप एरो और यहाँ पर जो है डाउन एरो है, तो प्रतिबिंब कैसी है, वास्तविक तथा उल्टी। अब हम लोग चलते हैं चौथे केस की ओर। चौथे केस में हम देख सकते हैं वस्तु कहाँ है, तो यह मुख्य अक्ष है और 2F1 और F1 के बीच में वस्तु है। तो पहला मुख्य अक्ष के समानांतर गई और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरी है, फिर प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी और ये स्वतः एक दूसरे को यहाँ काट रही है। कहाँ काट रही है, 2F2 से पीछे। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, F1 और 2F1 के मध्य में। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुई हमें, 2F2 के परे 2F2 से पीछे। अब ये तो हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो हम प्रतिबिंब का आकार क्या है, इस साइड की दूरी जो है इधर वस्तु की दूरी और इधर जो है प्रतिबिंब की, इधर की दूरी अधिक, अर्थात इधर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो बड़ा होगा। किसकी तुलना में, वस्तु की तुलना में या बिंब की तुलना में, अर्थात प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। अब है प्रश्न कि प्रकृति क्या है, तो प्रकृति क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि चूंकि अपवर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को काट रही है, अर्थात प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है और वास्तविक होगी तो उल्टी होगी। तो आशा है कि ये ये चार प्रतिबिंब किरण आरेख आपको समझ में आ गए होंगे, चारों केस। अब जो है हम लोग अन्य दो केसेज जो हैं उत्तल लेंस की उसकी ओर चलते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पांचवा स्थिति, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रखा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया सदैव किस प्रकार से आपको प्रतिबिंब किरण आरेख खींचना है। उत्तल लेंस में आपको प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने के लिए दो ही नियमों का पालन करना है। एक, जब भी ये मान लीजिए उत्तल लेंस है और एक इसका मुख्य अक्ष खींच लीजिए, वस्तु कहीं भी हो, तो सबसे पहला एक मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और अपवर्तन के बाद फोकस से गुजारेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, हमें उसे दूसरी किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। अब जो है अपवर्तित किरणें वस्तु को एक दूसरे को जहाँ भी काटेंगी
वहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बस ये सरल सा है, 2 नियम अगर आप याद रखेंगे तो उत्तल लेंस के 6 में से कोई भी केसेस आपके प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने में थोड़ी सी भी गलती नहीं होगी। अब हम लोग ध्यान दें चित्र में, तो हम देख सकते हैं कि यह एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ है, तो फोकस पर है। तो पहला ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समानांतर लेकर गए, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरी, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश किरणें, अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये एक दूसरे को अनंत पर जाकर काटेंगी, और अनंत पर काटेंगी तो काटेगी तो अनंत पर स्वतः एक दूसरे को काटेगी। तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर होगी। अब प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो अनंत पर बन रहा है तो काफ़ी बड़ा होगा, आकार काफ़ी बड़ा होगा। अच्छा, अनंत पर बन रहा है तो ये स्वतः एक दूसरे को काट रही होंगी, स्वतः एक दूसरे को काट रही है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टी। तो यही 5वां केस था। अब है छठा केस। छठे केस में हम लोग देख सकते हैं कि वस्तु कहाँ है, तो F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में यहाँ वस्तु रखा गया है। तो एक हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके गए, अपवर्तन के बाद फोकस से गुजारे, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से गुजारे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश केंद्र है, मैं यहाँ ना होकर यहाँ, आप देख सकते हैं कि एक कुछ इस प्रकार से जा रहा है, दूसरा कुछ इस प्रकार से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इस केस में, छठे केस में, वो स्वतः तो एक दूसरे को अपवर्तित किरणें नहीं काटेंगी, तो इसलिए जो है हम अब ध्यान दें फिर से, ये पीछे बढ़ेगा तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तो इसलिए जो है इन्हें जब हम डैश डैश से आभासी रूप से, कल्पना हो लगता है कि अगर प्रकाश किरण इधर ना आकर उधर गई होती तो एक दूसरे को काट दी होती। तो इसलिए हम डैश डैश दे के इस ओर खींचते हैं। तो इस ओर जब हम किरणों को बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि इस ओर बढ़ाने पर हम पाते हैं कि ये एक दूसरे को काट रही है। जहाँ काट रही है वहाँ प्रतिबिंब का बिंदु हो गया, और वहाँ से मुख्य अक्ष के बीच की जो दूरी हो गई वो प्रतिबिंब को दर्शाएगा। तो यह प्रतिबिंब की स्थिति है, यह प्रतिबिंब की स्थिति आप देख सकते हैं इसे। तो अब है प्रश्न यह है कि वस्तु कहाँ थी, तो F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो 2F1 के परे, जिस और वस्तु थी उसी और प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। अच्छा, ये तो हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। आकार क्या है, तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि यह क्या है, वस्तु क्या थी, यहाँ फोकस से भी कम दूरी पर थी, और इधर जो है प्रतिबिंब क्या है, काफ़ी दूरी पर स्थित है, अर्थात प्रतिबिंब बड़ी है। और हम आकृति को भी देख कर समझते हैं, यहाँ प्रतिबिंब का आकार इतना छोटा और ये प्रतिबिंब का आकार इतना बड़ा। तो प्रतिबिंब की कैसा है, वस्तु की तुलना में, बिंब की तुलना में बड़ा है। अब है इसकी प्रकृति क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वास्तविक किरणें यहाँ पर स्वतः एक दूसरे को नहीं काट रही है। और जब वास्तविक किरणें स्वतः एक दूसरे को नहीं काट रही है तो ऐसी स्थिति में हम काल्पनिक रूप से ये कल्पना करते हैं, आभास करते हैं कि अगर दूसरी ओर प्रकाश किरण बढ़े तो वह एक दूसरे को काट देंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक दूसरे को काट रही है, तो ये आभास हो रहा है हमें कि इस और काट रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसी है, तो आभासी है। और आभासी होगी तो प्रतिबिंब कैसी होगी, सीधी होगी। तो हम देख सकते हैं प्रतिबिंब को यहाँ पर थोड़ा सा फिर से दिखा दें, हम देख सकते हैं कि यहाँ ए बी से वस्तु को दर्शाया गया है, और ए डैश और बी डैश से प्रतिबिंब को दर्शाया गया है। वहीं कुछ दूसरे केसेस में हम लोग देख लें कि किस प्रकार से दर्शाया जा रहा था। तो हम देखें कि यहाँ वस्तु को ए बी से दर्शाया गया है, और जबकि प्रतिबिंब को वहाँ ए था और यहाँ ए डैश उल्टा हो गया, नीचे आ गया, और बी डैश से दर्शाया गया है, तो ये उल्टा है। आशा है कि ये 6 केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब किरण आरेख किस प्रकार से खींची जाए। तो इसमें 2 केसेस है, ये पहला केस और ये दूसरा केस है। पहला केस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अवतल लेंस में, मैंने अवतल दर्पण बोला, अवतल लेंस में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अवतल लेंस है, और अवतल लेंस का ये एक प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष है, और
इसमें दो, जैसे कि मैंने आपको तीन स्थितियाँ बताई किस प्रकार से आपको किरण को खींचना है। तो पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद ये अपसरित हो रही हैं, और जब हम इसे पीछे की ओर बढ़ाते तो ये इस फोकस से होकर फोकस से आती हुई अपवर्तित किरण को अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इस फोकस से वो आ रही है। फिर दूसरे प्रकाश किरण को देखें, यह मुख्य अक्ष के समानांतर आई है तो अपवर्तन के बाद यह अपसरित हो रही है, और इसे भी अगर देखा जाए तो यह भी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वस्तु एक दूसरे को हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इस ओर से आती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ से आती हुई, तो ये फोकस पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। उसी साइड तो अपवर्तित किरण जो है काटती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन कल्पना करने पर कि हाँ पीछे अगर जाती इस ओर तो ये एक दूसरे को काट देते, तो फोकस पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो चूँकि वास्तविक किरण एक दूसरे को नहीं काट रही है और ऐसी आभास हो रहा है कि पीछे की ओर अगर रहती तो यह अभिसरित होती है, अगर फोकस की ओर तो कट जाती। तो जहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही है वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब हम देखें तो वस्तु की स्थिति कहाँ थी? अनंत पर। वस्तु की स्थिति कहाँ थी? अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो फोकस पर। और अब जो है आकार क्या होगा? तो आकार क्या है कि अनंत पर वस्तु है, अनंत पे है और ये बिंदु एक ही बिंदु पर कट रही है, तो अर्थात आकार क्या होगा? काफ़ी छोटा बिंदु के आकार का। अब है इसकी प्रकृति, तो प्रकृति क्या होगी? तो अपवर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, जबकि काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए यह कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। चूँकि यह आभासी प्रतिबिंब है तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। यह पहला केस है। दूसरा केस अब देख सकते हैं, जो वस्तु कहाँ हो? फोकस और 2F1 के बीच में, अर्थात फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो वस्तु। तो वैसी स्थिति में प्रतिबिंब का किरण आरेख किस प्रकार से खींचें? तो कुछ नहीं करना है, एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेकर जाएंगे, अपवर्तन के बाद वो अपसरित हो जाएगी। अब अपसरित हो जाएगी तो उसे डैश 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 पर बढ़ाएंगे तो हमें प्रतीत होगा कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरे प्रकाशिक किरण को जो है प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे, तो जाने का मार्ग भी इसका यही है, अपवर्तन का। और कल्पना करें तो कि 21 और अगर हम इसे काल्पनिक रूप से बढ़ाते तो अपवर्तन तो इसका यह है, लेकिन कल्पना करेंगे तो हम लोग इसे भी इसी ओर से बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी अब काल्पनिक रेखा और इसकी काल्पनिक रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही, इसलिए प्रतिबिंब का निर्माण इस स्थान पर हो रहा है। अब है चूँकि प्रतिबिंब इस स्थान पर बन रही है और वस्तु यहाँ है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो प्रतिबिंब कहाँ? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। अब है प्रतिबिंब की स्थिति तो हो गई, प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की तुलना में छोटा है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो चूँकि अपवर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को ना काट कर काटती हुई प्रतीत हो रही है जब हम उसे आभासी रूप से बढ़ाते हैं, तो इसलिए जो है यह एक आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब है तो ये क्या है? सीधा है, जो हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते, चित्र को देखकर भी समझ सकते हैं। तो आशा है कि आप जो है प्रतिबिंब किरण आरेख खींचना उत्तल लेंस और अवतल लेंस में समझ चुके होंगे। आप इसे 1-2 बार कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करें। मेरे वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं और या यूट्यूब पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी जो है एक स्थिति आती है कि जो है वीडियो ब्लर हो जाता है, अगर ऐसा आपका होता है तो आप वीडियो की क्वालिटी जो है राइट साइड कॉर्नर पे, जब वीडियो प्ले करते हैं तो राइट साइड कॉर्नर पे 3 डॉट आते हैं, उसे क्लिक करें तो वहाँ पर वीडियो क्वालिटी एक वर्ड मिलेगा आपको ऑप्शन, उस क्वालिटी ऑप्शन पे जाए और वहाँ पर जाकर आप सेलेक्ट करें। अगर आपको HD पिक्सलेट का दिख रहा हो या फिर 480 पिक्सल DP दिखाई दे रहा तो आप उसे सेलेक्ट कर लें, इतने में आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो दिखने को मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ये तो हो गए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब किरण आरेख। अब गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय लेंसों के लिए
चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से खींची जाएगी। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, तो हम चलते हैं कि गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी आप किस प्रकार से खींचो। तो अब हम लोग चलते हैं प्रतिबिंब के लिए जो चिन्ह परिपाटी हो उसकी ओर चलते हैं। तो आप ध्यान दें अगर अच्छे से, तो आप चिन्ह परिपाटी समझना आपके लिए काफ़ी आवश्यक होता है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझें। इससे मैं सबसे पहले जो है कार्तिकेय तल का निर्माण करता हूँ। ये कार्तिकेय तल हो गया। तो आपको याद होगा कि इसे जो है एक्स अक्ष लेते हैं, और यह एक्स अक्ष क्या होता है, धनात्मक, और इधर जो है वो एक्स डैश लेते हैं, और एक्स डैश हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। इधर होता है वाई, और वाई क्या होता है, हमेशा वाई जो है वो हमेशा, वाई अगर देखा जाए तो वाई भी हमेशा क्या होता है, धनात्मक। और इधर वाई डैश लेते हैं तो यह क्या होता है, वाई डैश होता है ऋणात्मक। सब ध्यान दें कि अगर एक हम यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने एक उत्तल लेंस के लिए के द्वारा प्रतिबिंब किरण आरेख का निर्माण कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब किरण आरेख को अगर हम खींचते हैं तो ये मान लीजिए एक उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस है तो पर वस्तु कहाँ है, तो यहाँ पर वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब किरण आरेख अगर खींचा जाए तो पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, और अपवर्तन के बाद जो है इधर मान लीजिए इसकी यह मुख्य अक्ष था, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा जो है ये प्रकाशिक केंद्र हम मान लेते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरे, तो प्रतिबिंब का निर्माण इस स्थान पर हो रहा है। तो हम क्या क्या है, हमें किस किस चीज़ किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो यू देखना है, फिर क्या देखना है, भी देखना है, फिर क्या देखना है, एफ के बारे में देखना है, फिर क्या जानना है कि एच और एच डैश, इनके चिन्ह परिपाटी हमें जानने हैं। तो इनके चिन्ह परिपाटी, इनके चिन्ह क्या होते हैं। तो सबसे पहले यू कहाँ है, तो एक्स डैश पे है ये, और एक्स डैश क्या होता है, ऋणात्मक। ये हो गई यू, मैं कलर चेंज कर लूँ दूसरे, ये हो गई यू की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी। तो यू क्या होगा, क्योंकि एक्स डैश अक्ष पे, और एक्स डैश क्या होता है, ऋणात्मक, इसलिए यू क्या हो गया, ऋणात्मक। अब हम देखें भी, तो भी किधर है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो एक्स अक्ष पर बन रहा है, और एक्स अक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है। अर्थात तो ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी एक्स अक्ष से देखेंगे, अर्थात भी क्या होगा, धनात्मक। तो इसलिए भी हो गया प्लस। अब एफ किधर लेंगे, तो जिधर प्रतिबिंब बनेगा उधर ही हम लोगों को फोकस भी लेना है। तो ये फोकस था, तो फोकस की दूरी भी कहाँ है, तो एक्स अक्ष पे है, और एक्स अक्ष पे है तो एफ भी क्या होगा, धनात्मक। अब है एच, तो एच क्या है, ये वस्तु, एच वस्तु की ऊंचाई। तो ये इस ऊंचाई को हम किससे कंपेयर करेंगे, तो वाई अक्ष से कंपेयर करेंगे, और वाई क्या होती है, धनात्मक, इसलिए एच क्या हो गई, धनात्मक। अब क्या बच गई, एच डैश, तो एच डैश जो है ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ये ऊंचाई है इसकी। तो इसकी ऊंचाई हम इस अक्ष से कंपेयर करेंगे, और ये अक्ष क्या है, वाई डैश का, और वाई डैश क्या होता है, ऋणात्मक। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, कि उत्तल लेंस में क्या, उत्तल लेंस में यू जो है ऋणात्मक होगी, और क्या ऋणात्मक होगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश ये भी ऋणात्मक होगी। ये दो पॉइंट आपको याद रखने, बाद बाकी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। आशा है तो आप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं फिर से एक बार जो है फिर से लेता हूँ, आपको सीधा सीधा बता दूँ कि उत्तल लेंस में क्या लेंगे हम लोग। तो उत्तल लेंस में जो है यू, उत्तल लेंस में क्या, उत्तल लेंस में हम लोगों को क्या देखना है, उत्तल लेंस में 1 मिनट, उत्तल लेंस में यू, तो यू क्या है, यू भी एफ एच और एच डैश। तो यू क्या हो गया, ऋणात्मक, भी क्या हो गया, धनात्मक, एफ क्या हो गया, धनात्मक, एच क्या हो गया, धनात्मक, और एच डैश क्या हो गया, ऋणात्मक। तो यू जो है उत्तल लेंस में यू की वैल्यू जो है ऋणात्मक, और एच डैश की वैल्यू
ऋणात्मक, बाद बाकी सभी धनात्मक। लेकिन आप ध्यान दें, ये छठी स्थिति जब होगा, छठा केस जैसे भी मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किरण आरेख में, तो उस स्थिति में ये मान बदल जाएंगे। कैसे? चूँकि मैं एक छोटा सा यहाँ पर बताता हूँ आपको कि प्रतिबिंब, मान ली वस्तु इस ओर था, और प्रतिबिंब का निर्माण भी इसी ओर हुआ, छठा केस जो था उत्तल लेंस का। तो वैसी स्थिति में u भी बाईं ओर है, वस्तु भी बाईं ओर है और प्रतिबिंब भी बाईं ओर होगी। तो इसलिए जो है वस्तु की दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक। अच्छा, उसके बाद क्या है, एफ भी हमको बाईं ओर लेंगे, तो एफ की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है जो है वो 1 मिनट, चलिए है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि उत्तल लेंस के छठा केस में, तो छठा केस में क्या होगा कि अगर ये एक उत्तल लेंस मैं बना लेता हूँ, ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में ये जो है, तो वस्तु भी अगर इसी ओर है तो प्रतिबिंब भी इसी ओर है। तो अगर दोनों इसी ओर है तो वस्तु बाईं ओर है, तो इसलिए यह वस्तु की दूरी u माइनस भी क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा। और क्या, तो ये तो हो गई। और चूँकि h हमें देख रहा है तो y से कंपेयर होगा, तो h हो जाएगा धनात्मक। h डैश क्या होगा, तो h डैश क्या होगी, तो ऊपर से ही मापना है हमें, तो इसलिए यह भी क्या होगी धनात्मक। f जो है वो हमेशा आपको फोकस दूरी हमेशा उत्तल लेंस में धनात्मक होता है, इसलिए f हमेशा धनात्मक ही रहेगा, ये आप ध्यान रखें। f हमेशा धनात्मक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। u जो है, u भी सदैव ऋणात्मक है उत्तल लेंस में, और भी पे परिवर्तन आएगा। अगर आभासी प्रतिबिंब है तो भी जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी, और वास्तविक प्रतिबिंब है तो धनात्मक हो जाएगी। आभासी प्रतिबिंब है तो आभासी प्रतिबिंब होने पर प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, और वास्तविक प्रतिबिंब होने पर धनात्मक हो जाएगी। एच डैश जो है, या वास्तविक होने पर ऋणात्मक, और काल्पनिक अर्थात आभासी होने पर धनात्मक हो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h सदैव आपका धनात्मक होगा। तो आप एक बार फिर से इसे ध्यान रख लिए। शॉर्ट में अगर देखा जाए, u जो है वो ऋणात्मक, ज़्यादातर केस में v जो है वो क्या होगा धनात्मक, f जो है वो क्या होगा धनात्मक, h क्या होगा धनात्मक, और h डैश क्या होगा, h डैश ऋणात्मक। ये हो गई उत्तल लेंस से संबंधित। अब अवतल लेंस अगर हो तो अवतल लेंस की स्थिति में क्या होगी, तो अवतल लेंस में जो है अगर हम लोग देखें तो अवतल लेंस में वस्तु, ये अगर एक अवतल लेंस हम लोग ले लें, ये एक अवतल लेंस अगर हम लोग लेते हैं, तो ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, वस्तु की स्थिति इस ओर है, प्रतिबिंब की स्थिति भी इसी ओर होगी अवतल लेंस में हर स्थिति में। तो अब ध्यान दें, चूँकि u v f h और h डैश ये हमें जानना है, तो ये वस्तु इसी ओर है अर्थात बाईं ओर है, तो ये क्या होगा ऋणात्मक, और प्रतिबिंब भी बाईं ओर है, तो इसलिए क्या होगा ऋणात्मक। अब f क्या लेंगे, तो f भी जो है इसी ओर लेंगे, है ना। अवतल लेंस में जो है वो फोकस दूरी, अवतल लेंस में फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, तो यह भी क्या होगी माइनस होगी। h क्या होगा धनात्मक, और h डैश क्या होगी, यह भी धनात्मक होगी। ये हो गई इसके लिए चिन्ह परिपाटी। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है, यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं वीडियो के अगले सेक्शन में फिर आपको और इससे संबंधित जैसे लेंस सूत्र है, आवर्धन है, और कुछ न्यूमेरिकल बताने का प्रयास करूंगा। आशा है कि अभी तक के वीडियो आपको अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका सब्सक्राइब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।